चलिए शुरू करते हैं इंसानों के विकास की एक शानदार कहानी। एक ऐसा सफर जो आज से कोई 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। और ये कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से, जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचे होंगे। जैसे कि आखिर हम आए कहाँ से? और हमारे जो प्राचीन रिश्तेदार थे, जैसे कि निएंडरथॉल, उनका क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये रुक गई है या आज भी जारी है? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विशाल प्राइमेट परिवार में हमारी जगह कहाँ है। और ये जानना सच में बहुत हैरान करने वाला है कि जेनेटिकली हम अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारा डीएनए चिंपैंजी से 99% मिलता है और गोरिल्ला से 98%। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सब एक ही फैमिली ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं, जिनकी जड़ें एक ही हैं। अच्छा, इस सफर को और अच्छे से समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, होमिनिन। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ग्रुप है जिसमें हम, यानी मॉडर्न इंसान, और हमारे सारे विलुप्त हो चुके पूर्वज आते हैं। हमारा ये पूरा सफर इसी ब्रांच पर फोकस करेगा। तो फिर चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और समय में पीछे चलते हैं। मिलते हैं अपने उन पूर्वजों से जिन्होंने लाखों साल के सफर में धीरे धीरे हमें वो शक्ल दी जिसमें हम आज हैं। देखिए, हमारी ये कहानी दरअसल लाखों सालों में हुए बड़े बड़े बदलावों की एक सीरीज है। सब कुछ शुरू हुआ करीब 44 लाख साल पहले, जब हमने 2 पैरों पर चलना सीखा। इसी के वजह से हमारे हाथ आज़ाद हुए औजार उठाने के लिए। फिर 33 लाख साल पहले हमने पहली बार पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर उन्हें बनाना भी सीख लिया। और फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, करीब 10 लाख साल पहले आग पर काबू पाना। इससे ना सिर्फ हमें गर्मी मिली, बल्कि हमारा खाना पकाने का तरीका भी बदल गया। हर एक कदम अपने आप में एक क्रांति थी। तो औजारों का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? उन्होंने हमारे खाने के तरीके को ही बदल दिया। होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं, पत्थर के औजारों से जानवरों की हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का हाई एनर्जी बोन मैरो खाने लगे। और यही वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जिसने हमारे दिमाग के साइज को बढ़ने में मदद की। बस यहीं से सारा खेल बदलना शुरू हो गया। अब कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति के होमो सेपियंस, और उनका सामना होता है अपने सबसे करीबी लेकिन अलग रिश्तेदारों से, निएंडरथॉल्स से। पर इस कहानी में अंत तक सिर्फ एक ही प्रजाति टिकेगी। इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, निएंडरथॉल ठंडे मौसम के एक्सपर्ट थे और उनका खाना ज्यादातर मांस पर आधारित था। वहीं दूसरी तरफ होमो सेपियंस, वो हर तरह के माहौल में ढल जाते थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क था उनकी सोशल लाइफ में। सेपियंस के ग्रुप्स बड़े थे, उनके नेटवर्क दूर दूर तक फैले थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे से जानकारी और सामान बांट सकते थे, जो उनके जिंदा रहने के लिए एक जबरदस्त एडवांटेज था। तो सवाल उठता है कि निएंडरथॉल आखिर विलुप्त क्यों हो गए? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। एक तो मौसम में अचानक बहुत बड़ा और तेज बदलाव आया, जिससे उनके शिकार के जानवर कम हो गए। ऊपर से होमो सेपियंस से खाने पीने और रहने की जगह के लिए कंपटीशन बढ़ गया। और क्योंकि उनकी आबादी छोटी थी और खाना कुछ खास चीजों तक ही सीमित था, वो इस बड़े बदलाव को झेल नहीं पाए। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। निएंडरथॉल पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, वो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। जी हाँ, अफ्रीका के बाहर की आबादी वाले ज्यादातर इंसानों के डीएनए में आज भी करीब 2% हिस्सा निएंडरथॉल का है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कभी हमारे पूर्वजों और निएंडरथॉल के बीच रिश्ते बने थे। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर ले आता है, क्या इंसानों का विकास अब रुक गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एवोल्यूशन या विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो आज भी इसी पल हमारे अंदर काम कर रही है। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जैसे जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं, उनकी त्वचा का रंग हल्का हुआ ताकि कम धूप में भी उनका शरीर विटामिन डी बना सके। जिन इलाकों में दूध और डेयरी का इस्तेमाल बढ़ा, वहां लोगों में लैक्टोज टॉलरेंस यानी दूध पचाने की काबिलियत विकसित हो गई। और पूर्वी एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे बर्फीले इलाकों में आंखों को तेज ठंड और बर्फ की चमक से बचाने के लिए एपिकेंथिक फोल्ड बना।
ये सब हाल के ही बदलाव हैं। तो अब चलिए जरा और पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमारी होमिनिन की कहानी को इस धरती पर जिंदगी के पूरे इतिहास से जोड़ता है। जब हम अपनी वंश की जड़ों को खोदते जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ प्राइमेट ही नहीं थे। उनसे भी पहले हम स्तनधारी थे, उनसे भी पहले मछली जैसे जीव थे, और अगर और पीछे जाएं तो यीस्ट जैसे सिंगल सेल वाले जीव भी हमारे पूर्वज थे। और ये सारी कड़ियां जाकर जुड़ती हैं एक पॉइंट पर, जिसे कहते हैं ल्यूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इसी से इस धरती की हर जिंदा चीज की शुरुआत हुई। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसे ऐसे समझिए, जैसे एक इंसान का इतना कॉम्प्लेक्स शरीर सिर्फ एक सेल, एक जाइगोट से शुरू होता है, ठीक वैसे ही इस धरती पर जिंदगी की ये सारी वैरायटी, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत ही सिंपल शुरुआत से पैदा हुई है। और आखिर में ये कहानी हमें इंसानों से भी बहुत बहुत पहले ले जाती है, हमारे सोलर सिस्टम के बनने तक। सच तो ये है कि हम सब, हर इंसान, हर जानवर, ये पूरी धरती, हम सब उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो अरबों साल पहले सितारों के धमाकों में पैदा हुई थी। तो असल में ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की कहानी है।